वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स पेपर फर्स्ट पर आज हम बात करेंगे, जिनमें आज हमने थर्ड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चुना है जो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू मोड में दिया हुआ है और इन सबको हम सॉल्व करेंगे। कुल मिला के आज की इस पीपीटी में लगभग हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2018 और 19 के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पर बने रहिए। चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, इफ़ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एमएच द रेडियस मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी। मतलब यदि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एमएच है तो हाइड्रोजन अणु का समतीय द्रव्यमान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/2 mh इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, इफ़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज me द रेडियस मास ऑफ पॉजिट्रेनियम विल बी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, me दिया गया है, तो पॉजिट्रेनियम का समतीय द्रव्यमान क्या होगा, यही पूछा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी हो जाएगा 1/2 me। क्या हो जाएगा, 1/2 me इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आया था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन करवाए जाएं, तो आप सबकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आज हमने इस पीपीटी में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चनों को लिखा है। और आज आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिनमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आगामी एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सबको पता है, यूट्यूब चैनल पर यानी एसपीएस स्टडी पॉइंट पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिनका आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय जरूर दें कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि कुछ जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। देखिए, इन सब पीपीटी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। 2022 के एग्ज़ाम में आपको लगभग 70% मार्क्स यानी 70% क्वेश्चन हमारी इस पीपीटी से मिल जाएंगे। ठीक है, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए और जल्द ही पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर पर हम डिस्कस कराएंगे, यानी 2018 के पेपर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, टू सैटेलाइट आर ऑर्बिटिंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट, दे हैव द सेम। दिया गया है कि दो उपग्रह एक समान वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। दो उपग्रह हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक समान वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। उनके समान हैं, यानी उनके समान क्या हैं, मास यानी द्रव्यमान के समान है कि वेग के समान है कि कोणीय आवेग के या गतिज ऊर्जा के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेग। दो उपग्रह एक समान वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके समान यानी वो वेग के समान है। वो किसके समान है, वेग के समान, यानी वेग के द्वारा ही दो उपग्रह एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वेग हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स। यानी इनमें निम्नलिखित में से केंद्रीय बल के लिए क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है और उन्हें पूछा गया है कि केंद्रीय बल के बारे में क्या सत्य नहीं है। देखिए, दीज फोर्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स टू फिक्स्ड पॉइंट, ऑप्शन ए है। दूसरा है, दीज फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव, यानी ये कंजर्वेटिव नहीं है। मोशन अंडर दीज फोर्स टेक्स द सेम प्लेन्स, मतलब कि इनके अंतर्गत एक ही तल में, इनके बलों के अंतर्गत गति एक ही तल में होती है। और डी दिया गया है, द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व द पार्टिकल मूव अंडर दीज फोर्स, यानी इन बलों के अंतर्गत कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस प्रश्न का जवाब हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये आरक्षी बल होते हैं, यानी दिस फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। क्या होते हैं, दीज फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, चलिए इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। चलेंगे अगले पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए प्लांट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब
एक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ प्लांट इज मैक्सिमम एट, यानी कि इसकी वेलोसिटी ग्रह की अधिकतम वेग क्या होगा। यानी दिया गया है कि एक ये ग्रह है देखिए, और ये क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ग्रह की अधिकतम वेग क्या होगा, यानी वेलोसिटी क्या होगी। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैपिटल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन बताना है कि इसमें से ऑप्शन दिया गया है जिनमें से आपको चूज करना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट रिलेशन हो जाएगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपान आर ई स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस द नंबर ऑफ हावर इन द डे विल बी, यानी दिया गया है कि यदि पृथ्वी सिकुड़कर अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो एक दिन में घंटों की संख्या कितनी होगी, एक दिन में घंटों की संख्या कितनी हो जाएगी। 7 नंबर प्रश्न, इसका जवाब आप लोगों को देना है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 0, दूसरा बी दिया गया है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, या सी दिया गया है 4.9 मीटर सेकेंड स्क्वायर, या इन्फिनिटी। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ, यानी केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन दिया गया है ए लीनियर मोमेंटम, बी दिया गया है एंगुलर मोमेंटम, सी है एनर्जी और डी है मास। हिंदी में हम जानने का प्रयास करेंगे। ए है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी केपलर का जो द्वितीय नियम है किस पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया है केपलर यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, बी दिया गया है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, सी दिया गया है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, और डी दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर केपलर का दूसरा नियम जो है फॉलो होता है, यानी दूसरा नियम कहाँ लगता है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही, एंगुलर मोमेंटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है द रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी बी ई एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी बी नॉट, इनके बीच में आपको संबंध बताना है, रिलेशन बताना है, यानी प्लायन वेग। प्लायन वेग किसे कहते हैं, स्केप वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, प्लायन वेग कहते हैं। एंड कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम हिंदी में कहते हैं कक्षीय वेग। इनमें हमें संबंध बताना है कि इनमें क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू √2 बी नॉट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, यानी एक भू स्तरीय उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है, ये बताना हमें क्वेश्चन नंबर 11 में। ऑप्शन ए दिया गया है 24 घंटा, ऑप्शन बी दिया गया है 12 घंटा, ऑप्शन सी है 6 घंटा और ऑप्शन डी है 3 घंटा। इसमें सही आंसर को चूज करके हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 घंटा, 24 हावर्स, यानी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, द ऑर्बिट ऑफ प्लांट मूविंग अराउंड द सन, यानी सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, परवलयाकार होती हैं या दीर्घवृत्ताकार होती हैं, वृत्ताकार होती हैं या अतिपर्वकीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दीर्घवृत्ताकार।
क्या होती हैं, दीर्घवृत्ताकार, यानी सूर्य के परिता ग्रह की कक्षाएं जो होती हैं वो दीर्घवृत्ताकार होती हैं। यानी कि सूर्य है, ये सूर्य है और ग्रह करते हैं क्या करें, इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए सूर्य के परिता ग्रहों की कक्षाएं क्या होती हैं, दीर्घवृत्ताकार, यानी क्या होती हैं, इलिप्टिकल्स, यानी दीर्घवृत्ताकार। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी दिया गया पृथ्वी के तल के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के तल से अगर हम ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान क्या होता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है या कभी घटता नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घटता है। जब आप पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो यानी गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटेगा, यानी आंसर नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप लोग पढ़ के इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा आप सबको पता होगा कि अवध यूनिवर्सिटी का जो है पेपर जो 2 सेमेस्टर वाइज होगा, यानी सेमेस्टर वाइज पेपर होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर 2 चरणों में अब पेपर करवाया जाएगा आपका, जिसके लिए सिलेबस को आप 2 भागों में बांट लीजिए। आपको क्या करना है कि फर्स्ट सेकंड यूनिट को फर्स्ट यानी पहले सेमेस्टर के लिए रख लेना है, पहले सेमेस्टर में पढ़ना है। तीसरी और चौथी यूनिट इनके बारे में हम सेकंड सेमेस्टर में इन सबसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, इसलिए सिलेबस तो आपका वही रहेगा, बस केवल आपको आधे से डिवाइड कर देना है। और अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, यानी अयोध्या से संबंधित हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी अवध यूनिवर्सिटी है या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों जहां पर OMR सीट द्वारा पेपर कराया जाता हो, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराया जा रहा हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पर जुड़िए ताकि आपको BSc के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर का डिस्कशन किया जाएगा, जिनमें जो स्पेशल टॉपिक होगी उनका भी आपको प्रश्न दिया जाएगा और उनके बारे में चर्चा की जाएगी। जैसा कि थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट होगी, थ्योरी की क्लास में हम जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे, यानी न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्नों की थ्योरी क्लास होगी। अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए और PDF लेकर के जितना भी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करिए और इनको तैयार करने की कोशिश करिए। और आप क्लास रेगुलर लेंगे, आप क्या करेंगे, क्लास रेगुलर करेंगे। जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उन वीडियो को आप देखने का प्रयत्न करेंगे, जिनसे आपको लगभग हर एक वीडियो से 5 से 10 प्रश्न आपके मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और यही रिपीट होते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, द reduced mass of a diatomic molecule made up a masses m1 and m2 each, यानी दिया गया है m1 तथा m2 द्रव्यमान के बने एक द्विपरमाणु अणु का समांतीय द्रव्यमान क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है m1 प्लस m2 अपान m1 इंटू m2। बी दिया गया है m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे, ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इनका आंसर करेंगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर बताना है आपको। आप समझ गए हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि m1 और m2 के 2 द्रव्यमान बने हुए हैं जो द्विपरमाणु अणु का समतीय क्या है, समांतीय द्रव्यमान है, उनका रिलेशन क्या होगा, आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी G का मान न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम में क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017 यानी 2017 और 18 में ये पूछा गया है। 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा 15 नंबर। ये पूछा गया था कैपिटल G का मान न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर में क्या होगा, इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी 6.67 इंटू 10⁻11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, यानी केपलर के तृतीय नियम के अनुसार क्या होगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शनों को आप लोग को समझना है, केवल हम इसका आंसर बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर क्यूब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अर्थ मूव्स अराउंड द सन वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसकी खोज है, किसने यह खोज किया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या कॉपरनिकस ने, या केपलर ने, आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपरनिकस ने क्या किया था, ये खोज किया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान के क्या होता है, बराबर होता है कि कम होता है या अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेस देन, यानी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से मान कम होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, तो आप ये जानेंगे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इनसाइड ए सैटेलाइट विल बी, उपग्रह के अंदर सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको 2022 के एग्जाम में पूछा जाएगा और क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा, तो आप ये प्रश्न जरूर देखिए और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। उपग्रह के अंदर सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 20 नंबर प्रश्न पूछा गया, एन ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग विथ टोटल एनर्जी इन आर्ट एंड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। दिया गया है कि पूछा गया है कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष वृत्ताकार कक्ष में कुल ऊर्जा ई नॉट है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा -2 ई नॉट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2 ई नॉट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है 21 में प्रश्न पूछा गया, द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सिमेटली, यानी दिया गया है कि एक भू स्तरीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊपर ऊंचाई है लगभग, इसका मान कितना हो जाएगा, आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 3600 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एक भूस्तरीय उपग्रह के पृथ्वी तल से ऊपर की ऊंचाई लगभग कितना है, 36,000 किलोमीटर है। कितना है, 36,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल द, मतलब जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं तो जी का मान क्या होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, या घटता है, या बढ़ता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घटता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी का मान जो है वो घट जाता है, जी का मान क्या होता है, घटता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिलीव टू अर्थ इज, यानी एक संचार उपग्रह का पृथ्वी के केंद्र से वेग क्या है,
आपको ये बताना है, यानी कि कोई एक संचार उपग्रह है जिनमें हमें बताना है कि पृथ्वी पर उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा या 8 किलोमीटर सेकंड से गति करेगा या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये गति करेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शून्य हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज वेटलेस ऑन ए अकाउंट ऑफ इट्स, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में गतिशील भारहीन क्या होता है। गतिशील एक पिंड है जिसका भार क्या होता है, यानी वो क्या होता है, अपने वेग के कारण वो भारहीन होता है या अपने गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है या अपने रेखीय वेग संवेग के कारण होता है या कोणीय संवेग के कारण वो क्या होता है, भारहीन होता है। यानी पृथ्वी की कक्षा में जो गतिशील एक पिंड है वो भारहीन क्यों होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सम्मुख दिया गया है और इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने त्वरण के कारण पृथ्वी की कक्षा में गतिशील एक पिंड भारहीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी एक्सीलरेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम हैव ए जीरो रिजल्टेंट द सेंटर ऑफ मास हैज जीरो, यानी जब किसी निकाय पर कार्यरत बल का परिणामी शून्य हो, यानी परिणाम शून्य हो, तो केंद्र क्या होगा, यानी केंद्र का मान क्या होगा, इसको आपको आंसर बताना है। इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूछा गया था कि व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यानी जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग मतलब लगा हो ऑन ए सिस्टम पर, यानी जब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हो और वहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो जीरो हो जाए तो इसका कारण क्या है, मोमेंटम या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सीलरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज, यानी कि किसी क्वेश्चन नंबर 26, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र सदैव क्या होता है, वस्तु से बाहर होता है कि वस्तु से भीतर होता है कि वस्तु के पृष्ठ पर होता है या वस्तु के भीतर या बाहर पृष्ठ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वस्तु के भीतर या बाहर पृष्ठ पर हो सकता है। एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर या बाहर पृष्ठ पर हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इंग्लिश में मे बी इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, यानी ऑप्शन डी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है if a particle of mass m moving in circular path of radius capital R has the angular momentum capital L about the center the kinetic energy of a particle will be, यानी पूछा गया है कि यम द्रव्यमान के एक कण जिसकी त्रिज्या क्या है r है तथा वृत्ताकार पथ क्या है कैपिटल L है और कोणीय संवेग क्या है गतिमान है, तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी L²/2mr² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है व्हेन ए पार्टिकल स्क्यूटीज मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स, यानी जब एक कण केंद्रीय बल के अंतर गति करता है तो उसके वेग में क्या परिवर्तन होता है, यानी उसका वेग नियत होता है, क्या इसका वेग इसके वेग में या इसके रेखीय वेग में नियत करता है या कोणीय संवेग नियत करता है या उपयुक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका कोणीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है, यानी इसका कोणीय संवेग नियत रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स एट्स, यानी कि
केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कण की गति क्या होगी आपको यही बताना है। अक्ष के सापेक्ष गति होगी या तल के सापेक्ष होगी या त्रिविमीय होगी या कुछ कहा नहीं जा सकता। 35 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी तल के सापेक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा इन ए प्लेन। इन ए प्लेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ भैया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो से अगर आप जुड़ चुके हैं, चैनल से आप जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स इट्स, यानी जब कोई कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, यानी क्या चेंज रहता है, आपको यही बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, यानी ऊर्जा व कोणीय संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। यानी जब कोई कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो इसका ऊर्जा व कोणीय संवेग दोनों संरक्षित रहने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स द क्वांटिटी विच इज जीरो इज, यानी कण के लिए किसी भी केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि शून्य होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि शून्य होगी, कोणीय त्वरण या रैखिक त्वरण या मंथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 37 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोणीय त्वरण, यानी हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि शून्य होगी, तो वो कोणीय त्वरण क्या होगी, कोणीय त्वरण शून्य होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, ए सैटेलाइट इज रिजॉल्विंग राउंड द अर्थ विथ काइनेटिक एनर्जी ई, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू इट सो दैट द एस्केप अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गतिज ऊर्जा कैपिटल ई से घूम रहा है और पृथ्वी से पलायन करते हुए इसकी कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा देनी होगी, यानी इसको कितनी अतिरिक्त हमें गतिज ऊर्जा देनी होगी। 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबको बताना है। 38 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। चलिए आपको इसके लिए आज 5 सेकंड मिलते हैं, 5 सेकंड में आप इसका आंसर करके बताएंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैपिटल ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी उपग्रह में पृथ्वी के चारों ओर गतिज ऊर्जा ई से घूम रहा है, पृथ्वी के पलायन कराने हेतु इनकी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा यानी कैपिटल ई देनी होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स, यानी केंद्रीय बल के क्षेत्र में क्या नियत रहता है, आपको इसका आंसर बताना है। केंद्रीय बल के क्षेत्र में क्या नियत रहता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या कोणीय संवेग या कोणीय वेग। 39 नंबर प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोणीय वेग। केंद्रीय बल में कोणीय वेग क्या होता है, वो नियत रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, ए मिसाइल लॉन्चेड विथ वेलोसिटी लेस देन escape velocity the sum of kinetic energy and potential energy is always, यानी एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग से छोड़ा जाता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग क्या होगा, यही आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋणात्मक। यानी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन, यानी इनमें से केपलर लॉ का ग्राही गति का नियम नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन सा केपलर ग्राही गति का नियम नहीं है, आपको यही बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है लॉ ऑफ ऑर्बिट, बी दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी दिया गया लॉ ऑफ टाइम पीरियड और डी दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी।
आपको हिंदी में पढ़ दीजिए, हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। केपलर्स के ग्राहीगत का नियम हमें देखना है। ऑप्शन ए है कक्षीय नियम, बी है संवेग संरक्षण का नियम, सी है आवर्तकाल का नियम और डी है क्षेत्रीय वेग का नियम। 41 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संवेग संरक्षण का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से केपलर का ग्राहीगत का नियम यानी संवेग संरक्षण का नियम नहीं है, और ये सारे नियम जो हैं यानी कक्षीय नियम, आवर्तकाल का नियम और क्षेत्रीय वेग का नियम ये किसका है? केपलर के ग्राहीगत का नियम है, और इनमें से संवेग संरक्षण का नियम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, जाने से पहले, वीडियो को पॉज करने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। और कल से आपके केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला यूनिट से यानी फर्स्ट यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए गए हैं, और कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी जिनमें हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ऑर्गेनिक यानी केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के यानी 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और क्लास को रेगुलर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी।